हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप 6 प्रॉब्लम सेंटर ऑफ मास का टाइप 6 प्रॉब्लम। और ये आपका वेरिएबल कंसेप्ट पर आधारित होगा, वेरिएबल कंसेप्ट पर बेस्ड होगा। तो आज जो हम निकालेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर रिंग। किसका निकालेंगे? यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर रिंग। सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। अच्छा ये बताइए, पूरा अगर सर्कुलर रिंग हो तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर हो जाएगा? सर्कुलर रिंग अगर हो तो इसका तो सेंटर ऑफ मास यहीं पर होगा। ठीक है, तो इसको तो पता ही है, इसलिए इसको निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, निकाल सकते हैं, आगे हम बताएंगे भी, लेकिन हालांकि इसका तो सेंटर पर ही होगा, इसलिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये आपको पता है, इसलिए सर्कुलर रिंग का नहीं दिया जाता, नहीं पूछा जाता, इसलिए कि आपको ये पता है। अब इसमें ये बताइए कि सेमी सर्कुलर आपको ये दिया गया, ये बात तो समझ में आया। अच्छा अब ये बताइए, इसमें भी कौन से कोऑर्डिनेट के लिए क्वेश्चन बनता है? एक्स कोऑर्डिनेट के लिए कि वाई कोऑर्डिनेट के लिए? कौन से कोऑर्डिनेट के लिए क्वेश्चन बनता है? एक्स कोऑर्डिनेट के लिए कि वाई कोऑर्डिनेट के लिए? वाई कोऑर्डिनेट के लिए बनता है, इसलिए कि एक्स कोऑर्डिनेट की बात करें तो एक्स कोऑर्डिनेट तो इसका यहीं पर हो जाएगा, मतलब इसका सेंटर ऑफ मास 0 हो जाएगा। 0 0 कहिए अगर इसको ऑरिजिन माने तो, और इसी को हम ऑरिजिन मानेंगे। सेंटर ऑफ द सेमी सर्कुलर रिंग इज टेकन एज ऑरिजिन, ये आपका ऑरिजिन रहेगा। और अगर ये ऑरिजिन हो तो भैया इसका एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ पर हो जाएगा? बोलते चलना है, एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ पर हो जाएगा? यहीं पर हो जाएगा। तो इसलिए एक्स कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन नहीं बनता इसमें। ठीक है, ये तो आपको पता है। हालांकि प्रूव कर सकते हैं कि यहीं पर क्यों होगा, ये आगे हम बताएंगे भी। ठीक है, लेकिन पहले जो मेजर क्वेश्चन बनता है इसमें, वो किसके लिए बनता है? वाई कोऑर्डिनेट के लिए। चूंकि वाई एक्सिस पर अगर यहाँ पर हम बात करें तो इसका जो मास वेरिएशन है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। ठीक है ना, एक्स एक्सिस के अबाउट इधर और इधर दोनों क्या है, देखिए सिमेट्रिकल है, आधा ये इधर आधा इधर। क्या वाई एक्सिस में ऐसा है क्या कि आधा रिंग उधर आधा इधर? ऐसा नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो मेजर क्वेश्चन है वह आपका वाई कोऑर्डिनेट के अलॉन्ग बनता है। मेजर क्वेश्चन वाई कोऑर्डिनेट आपका बनता है। अब देखिए इसमें तरीका क्या होगा। सबसे पहले तो ये वेरिएबल कंसेप्ट का क्वेश्चन है, तो इसलिए इसमें जब भी हम लोग फार्मूला जो यूज करते हैं, आपको ये पता है, जब भी YCM की बात करेंगे तो इंटीग्रेशन YDM और नीचे इंटीग्रेशन DM। इसको लीजिए एक बार हम यहाँ भी लिख देते हैं। वी हैव YCM की बात करेंगे तो इंटीग्रेशन YDM अपॉन इंटीग्रेशन DM। ठीक है, अब यहाँ देखिए यह आपका सेमी सर्कुलर रिंग है। कैसा रिंग है? सेमी सर्कुलर रिंग है, और इसका रेडियस कितना है? R है। रेडियस कितना है? R है। ठीक है, और इसका हमें Y कोऑर्डिनेट निकालना है, और Y कोऑर्डिनेट के लिए जो इसका आंसर आएगा ऑब्जेक्टिव के लिए, पहले तो ये भी आप याद रखिए कि YCM कितना होगा? 2R अपॉन पाई के बराबर होगा। कितना होगा? कितना होगा? 2R अपॉन पाई। चूंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है तो वहां पर इतना निकालना जो है वो आपको टाइम टेकिंग होगा, इसलिए इसको डायरेक्ट भी आपको याद रखना है। कैसे होगा वो तभी हम बता ही रहे हैं आपको, लेकिन इसको डायरेक्ट याद रखना है कि YCM कितने के बराबर होगा? 2R अपॉन पाई। ठीक है, अब यहाँ देखिए यह आपका सेमी सर्कुलर रिंग है और इसका रेडियस कितना है? R है। रेडियस R है, ये भी R ही होगा। अब हम मानते हैं कि यहाँ से थीटा एंगल पर, कितना एंगल पर? थीटा एंगल पर एक डी थीटा बनाता हुआ यह एक एलिमेंट्री पार्ट है। क्या है? यह एक एलिमेंट्री पार्ट है। ठीक है, MN ये एलिमेंट्री पार्ट है। ये एलिमेंट्री पार्ट का लेंथ कितना हो जाएगा? जैसे थीटा इक्वल टू हम लोग क्या लेते हैं? R का अपॉन रेडियस। तो डी थीटा इक्वल टू R का अपॉन रेडियस। R का अपॉन रेडियस। आर्क कितना है? MN है, और रेडियस कितना? R है। तो डी थीटा कितने के बराबर होगा? MN अपॉन R। तो MN कितने के बराबर हो गया साहब? R डी थीटा। और इसको भी आपको डायरेक्ट याद रखना है, ये आपको पता है, डायरेक्ट इसको आपको यूज करना है कि आर्क जो है R डी थीटा के बराबर होगा। कैसे हुआ? तो ऐसे हुआ, ये आपको पता है। डी थीटा इक्वल टू आर्क MN अपॉन रेडियस। तो MN कितने के बराबर हो जाएगा? MN कितने के बराबर हो जाएगा?
आर डी थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, तो यहाँ पर थीटा एंगल पर डी थीटा एंगल बनाता हुआ एक एलिमेंट्री पार्ट यहाँ पर हमने माना। ठीक है, अब यहाँ देखिए लीनियर मास डेंसिटी माना लेमडा। लीनियर मास डेंसिटी क्या माने? लेमडा। लीनियर मास डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट लेंथ। लीनियर मास डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट लेंथ, मतलब इकाई लेंथ का मास। ये क्या मतलब होता है? इकाई लेंथ का मास। मास पर यूनिट लेंथ कितना माना? लेमडा माना। टोटल मास सेमी सर्कुलर रिंग का कितना माना? कैपिटल एम माना। ठीक है, तो इकाई लेंथ का मास यहाँ पर लेमडा माने हैं, टोटल मास कितना माने? एम। तो लेमडा कितना के बराबर हो जाएगा? मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ का क्या मतलब हुआ? मास अपॉन लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ का क्या मतलब हुआ? मास अपॉन लेंथ। तो मास अपॉन लेंथ, तो देखो मास एम है और नीचे लेंथ कितना हो गया? पायर। तो मास अपॉन लेंथ, तो क्या हो जाएगा ये? पायर। तो मास अपॉन पायर। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? ये समझ गए? अब यहाँ पर देखो YCM के लिए जो आपके पास फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन YDM और नीचे इंटीग्रेशन DM। इसको याद रखना है हमेशा। बोले ही है सेंटर ऑफ मास में दो ही फॉर्मूले का यूज होता है, एक जनरल वाला जो होता था m1x1 प्लस m2x2 और दूसरा इंटीग्रेशन वाला। तो इंटीग्रेशन YDM नीचे इंटीग्रेशन DM। अगर XCM की बात होगी मतलब x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो XCM इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ पर y के स्थान पर खाली x हो जाएगा। तो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट हमारा मेन है, इस पर हम बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो ये जो एलिमेंट्री पार्ट माने हैं mn जो एलिमेंट्री पार्ट माने हैं, इसका मास कितना होगा? मास ऑफ द एलिमेंट्री पार्ट। देखो dm यहाँ पर है क्या? dm जो है मास ऑफ द एलिमेंट्री पार्ट है। dm है क्या? मेन फैक्टर यहाँ पर आपका dm है, और dm है क्या? मास ऑफ द एलिमेंट्री पार्ट। dm क्या है? डीएम साहब जो है क्या है? मास ऑफ द एलिमेंट्री पार्ट। देखो अब इस तरह के क्वेश्चन में फिर यहाँ पर दो जो है इसका पिलर पॉइंट है, दो पिलर पॉइंट है। एक है इसका डीएम निकालना जो कि है मास ऑफ द एलिमेंट्री पार्ट, और दूसरा है वाई को सही सही बैठाना। डीएम का वैल्यू निकालना और वाई का वैल्यू जो है वो सही सही निकालना, ये दो इसका जो है मेजर पार्ट है। ठीक है, अगर इस दो पॉइंट पर आप गलती नहीं करेंगे तो फिर हमेशा सही आएगा। आई बात समझ में? फिर सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चन में कभी गलती नहीं होगी। फिर से सुनिए, इसका दो मेन पॉइंट है। एक डीएम का वैल्यू निकालना है ना, जो कि मास ऑफ द एलिमेंट्री पार्ट होगा। डीएम का वैल्यू निकालना जो कि मास ऑफ द एलिमेंट्री पार्ट होगा, और दूसरा जो है वाई, ये y कोऑर्डिनेट ऑफ एलिमेंट्री पार्ट है। y क्या है? बोलते चलिए जोर जोर से, क्या है y कोऑर्डिनेट ऑफ एलिमेंट्री पार्ट। y क्या है यहाँ पर? y कोऑर्डिनेट ऑफ एलिमेंट्री पार्ट। y क्या है? y कोऑर्डिनेट ऑफ एलिमेंट्री पार्ट है। ठीक है, और dm क्या है? dm क्या है? मास ऑफ द एलिमेंट्री पार्ट। dm क्या है? मास ऑफ द एलिमेंट्री पार्ट। तो ऐसे इसको समझना है। अब यहाँ देखिए, पहले तो y की बात कर लें जो कि y कोऑर्डिनेट ऑफ एलिमेंट्री पार्ट है। तो एलिमेंट्री पार्ट ये है यहाँ पे, है ना। अब यहाँ देखो ऐसा करते हैं, यहाँ से देखिए इस पर ये जैसे परपेंडिकुलर यहाँ ये डाला, ये आपका रेडियस r है। तो अगर कंपोनेंट लेंगे तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा? ये थीटा, ये r है, ये कितना हो गया? r cos थीटा। सही बात है, ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो गया? r साइन थीटा। तो y यहाँ पर जो एलिमेंट्री पार्ट है इसका y कोऑर्डिनेट कितना हुआ? r साइन क्या r कॉस? r साइन y कोऑर्डिनेट इसका। तो यहाँ पर y का वैल्यू कितना आ गया? y का वैल्यू कितना आ गया? r साइन थीटा, y कोऑर्डिनेट ऑफ एलिमेंट्री पार्ट। तो y कोऑर्डिनेट है और इसकी हमको अभी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो y कोऑर्डिनेट हमें लेना है, तो cos का हम लोग को कोई यूज
नहीं है। तो यहाँ पर y जो आपका कितना हो गया, r साइन थीटा। अब दूसरा जो है डीएम साहब को निकालना है, तो डीएम क्या है, मास ऑफ द एलिमेंट्री पार्ट। अब ये बताओ एलिमेंट्री पार्ट का मास चाहिए, ये जो एलिमेंट्री पार्ट है डीएम चाहिए, तो इसका लेंथ कितना है, आर डी थीटा है। लेंथ कितना है, लेंथ कितना है, आर डी थीटा। और यूनिट लेंथ का मास कितना है, इकाई लेंथ का मास कितना है, लेमडा। इकाई लेंथ का मास कितना है, लेमडा। तो इतना लेंथ का मास कितना हो जाएगा, लेमडा से गुना कर देंगे। इतना लेंथ का मास कितना हो जाएगा, लेमडा से गुना कर देंगे। यूनिट लेंथ का मास है लेमडा, और इसका लेंथ है कितना, एलिमेंट्री पार्ट का, एलिमेंट्री पार्ट का लेंथ है कितना, आर डी थीटा। तो इसको क्या करेंगे, लेमडा से गुना कर देंगे। तो डीएम साहब भी निकल गया और वाई भी निकल गया। फिर क्या करना है, इसको इसमें पुट कर देना है। तो YCM के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर YCM के स्थान पर y का स्थान पर r साइन थीटा, और डीएम साहब के स्थान पर r डी थीटा लेमडा, और नीचे जो है इंटीग्रेशन डीएम। अब देखो नीचे इंटीग्रेशन डीएम है, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है इंटीग्रेशन डीएम ये चीज़ पुट कर दें, इंटीग्रेशन डीएम। ठीक है, ये यहाँ पर डीएम का मान बैठा करके कर दें। या दूसरा इसका तरीका ये है कि डीएम यहाँ पर जो है इंटीग्रेशन डीएम, तो इंटीग्रेशन डीएम का मतलब हुआ है टोटल मास का समेशन। तो ये हो गया, क्या होगा, इंटीग्रेशन डीएम टोटल मास हो जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट भी टोटल मास हम लोग बैठा सकते हैं, टोटल मास, टोटल मास। आई बात समझ में। या इंटीग्रेशन डीएम के स्थान पर जैसे यहाँ पर इंटीग्रेशन और डीएम का जो वैल्यू लिखे आर साइन थीटा, आर साइन थीटा और ये लेमडा, तो ये भी कर सकते हैं, है ना। डीएम के स्थान पर आर साइन, आर यहाँ डी थीटा ना है डीएम के स्थान पर, तो आर डी थीटा, उसके बाद लेमडा ये डीएम के स्थान पर है, तो यहाँ पर ये भी कर सकते हैं। तो बेटर है कि हम लोग इसको डायरेक्ट मास कर दें तो ज़्यादा ठीक है। और ये भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं, है ना, दोनों से भी करके देख लेंगे। ठीक है, बोलो इसमें कोई दिक्कत है। तो अब इसमें क्या करना है, यहाँ देखिए इसको भी हटा देते हैं। और ये समझ गए आप लोग, ये कैसे हुआ ये तो समझ गए। फिर देखिए अब तब इसमें जो कांस्टेंट टर्म है, इंटीग्रेशन का हिसाब किताब क्या कहता है, जो कांस्टेंट टर्म है बाहर निकालेंगे, क्या क्या बाहर निकलेगा, आर और आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर बाहर निकाल लेंगे। लेमडा भी बाहर निकलेगा, तो लीजिए लेमडा भी बाहर निकाल लिया। उसके बाद क्या बचा अंदर, साइन थीटा, साइन थीटा डी थीटा, और नीचे तो टोटल मास है। अब इसमें एक बात का ध्यान रखना है, कब इसमें इंटीग्रेशन का लिमिट क्या होगा, इंटीग्रेशन का लिमिट क्या होगा। तो लिमिट जो हम लोग अब इंटीग्रेशन का देंगे, क्या देंगे, अब ये आप बताइए सोच करके कि यहाँ पर देखो थीटा के अनुसार लिमिट बैठेगा। लिमिट किसके अनुसार बैठेगा, थीटा के अनुसार बैठेगा। तो हम लोगों को जैसे यहाँ से चलना है और यहाँ पर सेमी सर्कुलर रिंग की बात करनी है, तो यहाँ से यहाँ तक चलना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक चलना है। इसका लिमिट क्या होगा, 0 से पाए, है ना, 180 डिग्री का है, मतलब 0 से इसका जो लिमिट बैठेगा 0 से पाए। तब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग को y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ये समझ गए ना, 0 से पाए क्यों बैठा, डी थीटा है तो थीटा का लिमिट बैठता है, डी थीटा है तो थीटा का लिमिट बैठता है। तो यहाँ पर ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे, यहाँ से ये शुरू हुआ यहाँ से और यहाँ तक पहुँचना है, तो ये पूरा जो सेमी सर्किल आपका आ जाएगा। आई बात समझ में। तो 0 से पाए साइन थीटा डी थीटा। तो चलिए पहले यहाँ तक लिखिए, उसके बाद फिर इसको डिस्कस कर रहे हैं। तब आइए देखिए, तब इसमें फिजिक्स तो कुछ है नहीं, फिजिक्स तो यहीं तक था। अब इसके बाद क्या है, इसमें मैथमेटिक्स है। अब तो इसके बाद मेरा काम है नहीं, है ना। तो मैथ वाले सबका काम है, बहुत मैथ पढ़ते हैं आप लोग। तो यहाँ जो है अब क्या करना पड़ेगा, देखिए आर स्क्वायर लेमडा और इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा,
बोलो साहब, इंटीग्रेशन साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, यही ना। और नीचे तो आपका यहाँ m हो गया, और लिमिट क्या है? साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, और लिमिट क्या है? 0 से पाई। तो ये आपका YCM आया r स्क्वायर लेमडा। अब इस माइनस को बाहर करो, देखो जो भी भीतर में हो, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो, कांस्टेंट टर्म हो, तो उसको आप बाहर कर लीजिए। इसलिए बार बार कहते हैं इस चीज़ को कि कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू माइनस ये सब बाहर करिए, मिस्टेक नहीं होगा, मिस्टेक से बचिएगा। तो माइनस को भी बाहर करिए, अंदर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है नहीं। ये कॉस थीटा हुआ, और 0 से पाई, और नीचे तो आपका m है ही। ठीक है, अब यहाँ देखो भैया कि इसमें क्या करना है। पहले तो आइए माइनस r स्क्वायर लेमडा, क्या तरीका लिमिट बैठाने का? कॉस थीटा के स्थान पर पाई माइनस कॉस 0, और नीचे लेमडा, सॉरी m। अब यहाँ बताओ लेमडा का वैल्यू कितना दिए थे? लेमडा का वैल्यू ऊपर कितना लिखे थे? m अपॉन पाई r। अब ये समय आ गया कि लेमडा का वैल्यू बैठा दें, r स्क्वायर लेमडा का वैल्यू m अपॉन पाई r, और m अपने जगह पर नीचे वाला। अब cos पाई कितना होगा? cos पाई मतलब cos 180 माइनस 1, cos 0 1, तो -1 -1, ये खत्म हो गया। पहले तो ये भी एक खत्म हो गया, बचा क्या? ऊपर r बचा, माइनस में नीचे पाई, और -1 -1 कितना हो गया? -2। तो कितना हो गया ये देखो, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2r अपॉन पाई। और टारगेट तो ये पहले ही ऊपर में लिखे हुए आना तो यही है। बोलो इसमें कोई दिक्कत? तो कितना आ गया YCM का वैल्यू? ऊपर एक बार हम इसको फिर लिख देते हैं। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? तो YCM आपका कितना आ गया? YCM इक्वल टू 2r अपॉन पाई। और ये आंसर तो आपको पहले से पता है, यहाँ पर हम लोग दिए हुए हैं पहले ही कि आंसर इसका होना चाहिए, और याद भी रखना है। इसलिए कि इसका एप्लीकेशन आगे भी है, आगे जो बताएंगे उसमें भी इसका एप्लीकेशन डायरेक्ट होगा, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा भी जाता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इतना करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ये आपको याद रखना है। 2r बाय पाई। YCM कितना बोलो? 2r बाय पाई, जोर जोर से 2r बाय, तो याद रहना चाहिए। ठीक है, अच्छा ये बताओ, ये तो YCM की बात हुई है, हम लोग निकाल लिए। और अगर XCM की बात हो, x कोऑर्डिनेट अगर निकालना हो, तो देखो x कोऑर्डिनेट इसका यहाँ पर ये जैसे यही ऑरिजिन है, तो यहीं पर इसका x कोऑर्डिनेट होगा। x कोऑर्डिनेट के लिए क्वेश्चन इसीलिए इन जनरल नहीं बनता, ये आपको पता है यहाँ पर होगा। लेकिन अगर प्रूफ करना हो कि अच्छा कैसे 0 होगा, है ना, कि भैया कैसे 0 होगा x कोऑर्डिनेट 0, वो तो ठीक है, होगा, बात सही है, लेकिन होगा कैसे? तो x कोऑर्डिनेट कैसे 0 होगा? अब यहाँ पर देखो, इसका जैसे यहाँ पर हम लोग जो लिए फॉर्मूला क्या लिए थे हम लोग, देखो YCM के लिए क्या लिए थे? इंटीग्रेशन y dm, नीचे dm। और अगर XCM की बात करेंगे तो क्या लेंगे? XCM की बात करेंगे तो क्या लेंगे? यहाँ तक हो गया सबका ना, ये लिख चुके। अब ये बताओ भैया, अगर मान लो हम ये लें इंटीग्रेशन XCM की बात करें, तो इंटीग्रेशन x dm और नीचे इंटीग्रेशन dm, यही ना लेंगे? इंटीग्रेशन x dm और नीचे इंटीग्रेशन dm। तो यहाँ देखिए, आप इसका x कोऑर्डिनेट लेना है। क्या लेना है? x कोऑर्डिनेट, एलिमेंट्री पार्ट का x कोऑर्डिनेट। तो फर्क यही होगा कि यहाँ पर हम लोग क्या लिए थे? r साइन थीटा लिए थे ना, और एलिमेंट्री पार्ट का x कोऑर्डिनेट कितना है? r cos थीटा। तो जहाँ पर हम लोग r साइन थीटा लिए थे, वहाँ क्या ले लेंगे? r cos थीटा। तो फर्क यही खाली पड़ेगा, इसको कोई भी एक इक्वेशन 2 दे दीजिएगा जो भी। अब साइन के स्थान पर क्या करना है? सिर्फ यहाँ पे cos लगा देना है। आई बात समझ में? XCM की अगर हम बात करेंगे तो क्या करना है ना, क्या करना है? इसी में खाली बस इसी में फ्रॉम इक्वेशन 2 में बैठा देना है। क्या बैठाना है? r स्क्वायर लेमडा इंटीग्रेशन साइन के स्थान पर अब cos थीटा। बोलो बात समझ में आया या नहीं आया? साइन के स्थान पर इसमें क्या पुट करना है?
कॉस पुट करना है। जैसे ही साइन के स्थान पर कॉस पुट करोगे तो फिर आपको जो ये टारगेट मिल जाएगा। बोलो कर सकते हो कि नहीं? साइन के स्थान पर कॉस पुट करके कर सकते हैं कि नहीं? तो एक्सियम इक्वल टू आर स्क्वायर लेमडा, और लिमिट तो वही आपका 0 से पाई होगा, है ना। लिमिट क्या होगा इसका? 0 से पाई होगा। लिमिट कितना होगा? 0 से पाई। तो बोलो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कितना होगा? साइन थीटा और 0 से पाई और नीचे m, तो आर स्क्वायर लेमडा साइन थीटा का बैठाएंगे। अब यहाँ देख लो, तो साइन पाई और माइनस कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन थीटा होता है ना, और नीचे यहाँ पर m, तो देख लो साइन 180 भी 0 और साइन 0 भी 0। तो ये कितना हो जाएगा? ये मैदान साफ हो गया। एक्सियम कितना हो गया? 0 हो गया। बोलो ये बात समझ में आया कि नहीं? तो इसको लिखो, फिर और थोड़ा सा इसको समझा रहे हैं। अब देखिए इसका दूसरा तरीका निकालने का। पहले तो ये समझ गया एक्सियम प्रूफ हो गया। अब वाईसीएम के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है इंटीग्रेशन वाई डी एम और नीचे इंटीग्रेशन डी एम। तो यहाँ देखो इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है कितना है? वाई कोऑर्डिनेट इसका एलिमेंट्री पार्ट का कितना है? आर साइन थीटा है, ठीक है। और डीएम कितना निकाले थे? आर डी थीटा लेमडा, यही ना था। और नीचे इंटीग्रेशन डीएम, तो इंटीग्रेशन डीएम के स्थान पर क्या बैठा देंगे? आर डी थीटा लेमडा, ठीक है। अब देखो जैसे उस मेथड में फायदा ये था कि इंटीग्रेशन डीएम डायरेक्ट डीएम हो जा रहा था, ठीक है, एक फायदा ये था। लेकिन उसमें लेमडा आपका आ रहा था, बाद में लेमडा का मान हम लोग पुट कर रहे थे। और इसका फायदा यह है कि दोनों तरफ का जो लेमडा है वो बाहर निकालेंगे, यहीं पर मैदान साफ हो जाएगा। तो दोनों में एक एक फायदा एक एक घाटा है। आई बात समझ में? इसका जो है लेमडा पुट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखो कैसे, तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म बाहर निकालेंगे ना हम लोग, आर स्क्वायर बाहर निकला, लेमडा बाहर निकला, साइन थीटा डी थीटा। यहाँ देखो आर स्क्वायर लेमडा और यहाँ साइन थीटा डी थीटा, और नीचे क्या बाहर निकलेगा? आर बाहर निकलेगा, लेमडा बाहर निकलेगा। तो लेमडा यहाँ साफ हो गया। इसका फायदा यह है कि लेमडा साफ हो गया, है ना, और आर तो ये साफ होगा ही। तो अब आप देखिए क्या बचा आपका? आर बाहर हो गया, इंटीग्रेशन ऊपर लिख देता हूँ इसके बाद। अब तो डायग्राम हटा देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए साहब, तो वाईसीएम इक्वल टू ऊपर क्या बचा? आर बचा ना, इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा, और नीचे क्या? इंटीग्रेशन डी थीटा। तो इसका फायदा क्या हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? क्या समझ में आया? इसमें लेमडा जो है कट गया, और एक घाटा भी है, कब नीचे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना। दोनों में एक फायदा एक घाटा है। अब लिमिट तो वही रहेगा 0 से पाई, और यहाँ भी 0 से पाई। तो आर साइन थीटा का इंटीग्रेशन बोलो, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा 0 से पाई, इंटीग्रेशन डी थीटा थीटा, यहाँ भी 0 से पाई, यही ना। अब अंदर में जो भी माइनस है क्या करना है? गलती ना हो इसके लिए माइनस बाहर निकालें। कॉस थीटा 0 से पाई, और इसका लिमिट बैठेगा तो पाई माइनस 0 हो जाएगा। चलिए अब इधर यहाँ पर आइए नीचे, माइनस आर, क्या तरीका है लिमिट बैठाने का? कॉस पाई अब माइनस कॉस 0, फिर तो वही चीज हो गया, फिर तो कोई परिवर्तन वाली बात नहीं है। अब तो यहाँ वही हो गया। तो माइनस आर और -1 और ये -1 दोनों मिला के -2 हो गया, देख लो। और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कितना आ गया साहब? 2r/पाई। कितना आ गया? 2r/पाई। तो
तो टारगेट तो आपको पता ही है, यही हम लोग को निकालना ही था 2r/π। अब ये इतनी बार इस क्लास में 2r/π हो गया, कब उम्मीद है याद तो हो ही जाना चाहिए, इसलिए बार बार इसको बोल रहे हैं ताकि आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, ये बात समझ गए? तब बोलो कौन सा मेथड अच्छा लगा? पहले वाला, मतलब उसमें इंटीग्रेशन से बच गए, नहीं नीचे इंटीग्रेशन से फायदा हुआ, करना नहीं पड़ा। ठीक है, तो जो फायदा हो उसको यूज करिए। ठीक है, वैसे दोनों ही तरीका ठीक है। और इसको याद रखना है, इसलिए रखना है कि अभी जो आगे जो हम लोग बताएंगे इसका डिस्क में मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेमी सर्कुलर डिस्क का उसमें काम पड़ेगा। ठीक है, तो पहले इसको लिख लीजिए। अब आइए नेक्स्ट, ये आपका जो है हम लोग को निकालेंगे अभी सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर डिस्क। सेमी सर्कुलर डिस्क को सेमी सर्कुलर लेमिना भी कहा जाता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं करिएगा। सेमी सर्कुलर डिस्क को सेमी सर्कुलर लेमिना भी कहा जाता है, ये आपका टाइप 7 में। अब देखिए, ये जैसे मान लीजिए सेमी सर्कुलर डिस्क है, डिस्क को आधा काट दीजिए, है ना। कोई भी डिस्क समझते हो ना, सीडी डिस्क जैसे, उसी को आधा ऐसे काट देना है, तो उसका जो है निकालना है यहाँ पर सेंटर ऑफ मास। तब ये भी बताओ कि इसमें मेजर क्वेश्चन किसके लिए होगा, वाई कोऑर्डिनेट के लिए कि एक्स कोऑर्डिनेट के लिए? वाई कोऑर्डिनेट के लिए होगा, है ना। मेजर क्वेश्चन वाई कोऑर्डिनेट के लिए होगा, और एक्स कोऑर्डिनेट तो इसका यहीं पर होगा। मान लो अगर ये ऑरिजिन, अगर हम मान लें, सपोज मान लेते हैं कि अगर हम इसको ऑरिजिन मान लिया, तो वैसे स्थिति में यह जो है ये आपका जैसे वाई एक्सिस है, तो एक्स कोऑर्डिनेट इसका तो यहीं पर हो जाएगा। मेन क्वेश्चन इसके लिए वाई कोऑर्डिनेट के लिए है। ठीक है, और याद भी रखिएगा इसका जो वाई कोऑर्डिनेट आएगा ये आता है 4r/3π। याद रखिएगा, ये इसका टारगेट है हमारा, और इसको याद रखना है फॉर द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कितना आता है? YCM इक्वल टू 4r/3π। बोल लो एक दो बार, कितना आता है? 4r/3π। ये जो है टारगेट है। ठीक है, और याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए मेन क्वेश्चन इसमें वाई कोऑर्डिनेट के लिए है, और मान लिया कि डिस्क का जो टोटल मास है वो कितना है? कैपिटल M है। डिस्क का टोटल मास कितना है? और मास पर यूनिट एरिया इसमें कंसीडर करेंगे कि मास पर यूनिट लेंथ? जैसे इसके पहले वाले टाइप में हमने लिया था मास पर यूनिट लेंथ, लेकिन इसमें क्या होगा? मास पर यूनिट एरिया होगा, इसलिए कि यह है क्या? यह है क्या? डिस्क है, तो डिस्क में तो एरिया वाली बात होगी ना, डिस्क में एरिया वाली बात होगी, तो इसलिए मास पर एरिया माना कि रो, जो मानिए ये सब तो जाएगा रास्ते में, सब खत्म हो जाएगा। टारगेट तो आपको पता ही है, इसमें आर रहेगा और पाई तो आपका कांस्टेंट है, बाकी सब खत्म होगा। तो मास पर एरिया लेकिन मानना होगा। तो मास पर यूनिट एरिया का क्या मतलब है? मास अपॉन एरिया। क्या मतलब है? मास अपॉन एरिया। तो मास तो कैपिटल M मान रहा है, एरिया इसका कितना होगा? ये हाफ डिस्क है, तो पूरा डिस्क होता तो एरिया होता πr², तो πr² अपॉन 2 कर दिया, तो ये आपके पास आ गया 2m/πr²। क्या आ गया? 2m/πr²। बोलो इसमें कोई कष्ट है? बोलो ये समझ में आया कि नहीं? ये क्लियर हो गया? ठीक बात है, ये रो निकल गया। अब यहां देखिए, ये बताइए कि अगर हम इस डिस्क को ऐसे काटते चले जाएं, ऐसे ऐसे, तो क्या मिलेगा? सेमी सर्कुलर रिंग मिलेगा। अगर हम डिस्क को इस तरह से काटते चले जाएं तो क्या मिलेगा? सेमी सर्कुलर रिंग मिलेगा। क्या मिलेगा? सेमी सर्कुलर रिंग मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर एक यही सेमी सर्कुलर रिंग हमने कंसीडर किया है, एलिमेंट्री सेमी सर्कुलर रिंग। क्या कंसीडर किया है? एलिमेंट्री सेमी सर्कुलर रिंग। अब यहां पर देखिए हमारे पास जो फार्मूला है
जैसे YCM निकालना है, कौन सा कोऑर्डिनेट निकालना है भैया? YCM निकालना है। तो YCM के लिए क्या होता है? इंटीग्रेशन YDM और नीचे DM, यही ना। तो ये देखो Y है क्या? Y कोऑर्डिनेट ऑफ एलिमेंट्री पार्ट। तो इसमें हम एलिमेंट्री पार्ट क्या ले रहे हैं? यही ना ले रहे हैं। ये जो देखिए ये वाला जो पार्ट, ये जो देख रहे हैं शेडेड पार्ट, एलिमेंट्री रिंग, ये इसका एलिमेंट्री पार्ट है। चूंकि डिस्क को हम लोग जो है हाफ डिस्क है, इसको कई सेमी सर्कुलर रिंग में डिवाइड कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? है ना। सेमी सर्कुलर डिस्क कैन बी डिवाइडेड इनटू सेवरल सेमी सर्कुलर रिंग। सेमी सर्कुलर रिंग में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहां पर ये इसका ये सेमी सर्कुलर रिंग है। तो यहां पर ये जो Y है, Y कोऑर्डिनेट ऑफ दिस एलिमेंट्री पार्ट, एलिमेंट्री पार्ट जो है इसमें ये आपका सेमी सर्कुलर रिंग है। बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। तो यहां पर देखिए Y जो है ये है क्या? यह जो आपका देख रहे हैं एलिमेंट्री पार्ट, ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं, ये दिस पार्ट, ये वाला पार्ट, ये पार्ट, तो इसका Y कोऑर्डिनेट बता सकते हो। इसका Y कोऑर्डिनेट कितना होगा? इसका Y कोऑर्डिनेट लेना है। ये आपका सेमी सर्कुलर रिंग हुआ और इस सेमी सर्कुलर रिंग का रेडियस x है। सेमी सर्कुलर रिंग का रेडियस x है, तो इसका Y कोऑर्डिनेट कितना होगा? अभी हम लोग निकाले थे 2r/π, तो यहां पर 2x/π। आई बात समझ में? यूज हो गया ना उसका। तो इसलिए बोले कि इसमें यूज होगा। अभी निकाले थे सेमी सर्कुलर रिंग का आती है, तो सेमी सर्कुलर रिंग ही तो हुआ। इसका कितना? 2x/π। तो इसका जो Y कोऑर्डिनेट होगा साहब, ये लेंगे 2x/π। अब रहा बात DM साहब को निकालने का। तो DM है क्या? मास ऑफ द एलिमेंट्री सेमी सर्कुलर रिंग, मास ऑफ द एलिमेंट्री सेमी सर्कुलर रिंग, मास ऑफ द एलिमेंट्री सेमी सर्कुलर रिंग। तो बोलो साहब DM होगा कितना? इस एलिमेंट्री पार्ट का मास हमको अब चाहिए। अब देखो जैसे ये कितना डिस्टेंस पर है? x डिस्टेंस पर। इसका थिकनेस कितना लिए हैं? dx लिए हैं। ठीक है ना। अगर इस एलिमेंट्री पार्ट को तोड़ के सीधा कर दीजिए, जैसे ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, इसको क्या करना है? सीधा कर दीजिए। सीधा कर दीजिए तो यह एक ऐसा रेक्टेंगल जैसा हो जाएगा। देखो तो ऐसा रेक्टेंगल जैसा होगा। तोड़ के सीधा कर दें तो, और ये कंसेप्ट कई बार यूज होगा, ऐसा हो जाएगा। और इसमें ये कितना हो गया? ये dx हो गया। और अब ये कितना हो जाएगा ये बताइए? ये पार्ट यहाँ से यहाँ तक तोड़ के सीधा कर देंगे तो अब जो इसका परिधि था, हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस है, ये लंबाई हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा इसका? यहाँ से यहाँ तक का इसका सर्कमफेरेंस, आधा सर्कमफेरेंस टोटल कितना होता है? पूरा होता तो 2πx होता, लेकिन ये आधा है तो πx होगा। आधा है तो कितना हो जाएगा? πx होगा। बात समझ में आ रहा है? तो अब यहां पर देखिए इसका DM निकालना है। पहले तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ द एलिमेंट्री पार्ट πx dx। एरिया ऑफ एलिमेंट्री पार्ट कितना आया? πx dx। और एरिया को किससे गुना कर देंगे? एरिया को किससे गुना कर देंगे? रो से गुना कर देंगे। तो क्या निकल जाएगा? एरिया को जब रो से गुना कर देंगे तो DM निकल जाएगा, मास ऑफ द एलिमेंट्री पार्ट। बोलो इसमें कोई तकलीफ है? तो Y कोऑर्डिनेट मिल गया, DM साहब भी मिल गए। तब यहां पर क्या करना है? पुट कर देना है। तो YCM इक्वल टू इंटीग्रेशन Y के स्थान पर 2x/π, उसके बाद DM के स्थान पर πx रो dx, यही ना। अब बाकी इंटीग्रेशन DM। अब यहां पर इंटीग्रेशन DM के लिए दोनों ऑप्शन आपके पास है, या तो आप इसको लिख लें, नहीं तो इंटीग्रेशन DM टोटल मास भी आप कर सकते हैं। बोलो क्या कर दें? टोटल मास। अजी ज्यादा अच्छा लग रहा है नहीं?
टोटल मास वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो चलिए कर देते हैं टोटल मास। ठीक है, अब इसके बाद जो कांस्टेंट टर्म होगा उसको क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो इसके बाद कर सकते हो कि नहीं, यहाँ तक पहले लिख लीजिए फिर डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए इसमें ये क्या करेंगे, अब हम लोग जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। कांस्टेंट टर्म को बाहर निकालेंगे। ठीक है, कांस्टेंट टर्म बाहर निकलेगा ना, तब यहाँ के बाद बोलते चलिए YCM क्या क्या बाहर निकलेगा। देखो पहले ये पाई तो कट गया, तो 2 बाहर निकलेगा, रो बाहर निकलेगा, और तो कुछ नहीं निकलेगा। एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, और नीचे m हो गया। अब यहाँ पर एक बात और है कि अब इस इंटीग्रेशन का लिमिट क्या बैठेगा। देखो लिमिट dx होता है तो x के अनुसार बैठेगा, यहाँ dx है तो x का लिमिट बैठेगा। तो यहाँ पर हम लोग को जो रिंग है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आपका निकलेगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक डिस्क है, तो dx के अनुसार तो x का लिमिट, तो यहाँ पर x का वैल्यू 0 और यहाँ पर x का वैल्यू r। ऐसे काटते गए हम लोग, तो 0 से x का वैल्यू जब 0 है तो यहाँ से काटना शुरू किए। देखिए, और कब तक काटते रहेंगे, जब तक x का वैल्यू r नहीं हो जाए। r जैसे x का वैल्यू हो जाएगा तो पूरा अब ये जो हाफ डिस्क आपका खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर लिमिट क्या हो जाएगा, 0 से r, यही ना होगा। तो यहाँ 2 रो, इसका इंटीग्रेशन बोलिए x³ और 0 से r, और बाकी ये तो मास है ही। ठीक है, बोलो इसमें कोई दिक्कत है, यहाँ तक क्लियर है। तो आइए इसको ऊपर लिख दे फिर, तो कितना हो जाएगा YCM 2 रो, नीचे 3 है, इसको भी बाहर निकाल लीजिए। अंदर जो भी कांस्टेंट टर्म में बाहर निकाल लेना चाहिए, नहीं तो मिस्टेक हो सकता है। मिस्टेक से बचने के लिए ये काम आप जरूर करें। तो 3 को बाहर निकालिए। क्या ये पावर भी बाहर निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा, बिल्कुल सही है, समझदार आदमी हो। तो x³ हो गया 0 से r, और नीचे तो मास है ही। अब समय आ गया कि इसमें रो का मान बैठा दें। रो का वैल्यू कितना था, हाँ 2m अपॉन पाई r स्क्वायर, यही ना, मास अपॉन एरिया किए थे। तो यहाँ पर अब समय आ गया कि यहाँ पर हम लोग रो का वैल्यू भी बैठा दें। रो का वैल्यू कितना भैया, 2m अपॉन, है ना, 2m अपॉन पाई r स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पर ये 2/3 है, या रो के स्थान पर इसको बैठाया। ठीक है, और यहाँ पर देखिए लिमिट बैठाने का क्या तरीका है, x के स्थान पर r³ माइनस, और एक नीचे आपका क्या फिर आएगा, कैपिटल M। तो कैपिटल M को नीचे यहाँ दे दें, कैपिटल M को नीचे यहाँ दे दीजिए, तो ये यहाँ पर ये नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये नीचे आएगा ना, mm कट गया। अब देख लीजिए क्या आपके पास आ रहा है, 2 दूना 4 आ गया, ऊपर क्या आया, r³ आया, नीचे 3 पाई r स्क्वायर। तो r स्क्वायर भी इससे कट गया, क्या आया देख लीजिए, 4r अपॉन 3 पाई। आई बात समझ में। तो टारगेट तो पहले से पता है कि ये तो आना ही चाहिए, और इसको याद भी रखना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर ये बनाना पड़े तब तो फिर जो है दिक्कत की बात है। तो वहाँ पर इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, इसको डायरेक्ट आपको जो है करना है। तो YCM = 4r अपॉन 3 पाई। बोलो इसमें कोई दिक्कत है, बोलो ये समझ में आया कि नहीं। तो YCM और XCM कितना हो गया, XCM तो आपका यहीं पर होगा, XCM यहीं पर होगा, है ना। XCM तो आपका यहीं पर होगा, तो इसलिए x कोऑर्डिनेट इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे इसी में क्या करता है क्वेश्चन, और अच्छा बनाने के लिए देखिए यहाँ जो है ये हाफ डिस्क आपका था, लेकिन हाफ में अब जो है ऐसे ये
नीचे वाला पोर्शन इसका साफ कर देते हैं, अगर ऐसा हो जाए, ठीक है। ऐसे तो हाफ डिस्क था, लेकिन ये नीचे वाला पोर्शन साफ कर दिया, ये कंप्लीट। अब इतना ही पार्ट आपके पास बचा हुआ है। कौन पार्ट बचा है? तो ये देखिए आपके पास जो अब बचा हुआ पार्ट है वो ये पार्ट है, ये पार्ट है, ये वाला पार्ट आपके पास अब बचा हुआ है ना। ये सेंटर है, इसका ये रेडियस R1 है, और ये जो आउटर रेडियस है इसको मान लेते हैं R2 है, ठीक है। इसका जो है सेंटर ऑफ मास आपको अब निकालना है। अब डिस्क में नीचे वाला ये पोर्शन जो है साफ कर दिए, तब फर्क क्या होगा अब ये बताइए, क्या फर्क होगा, क्या करेंगे इसमें, इसमें क्या चेंज करेंगे, जरा इसको देखिए और इसको थोड़ा बताइए, इसको डायग्राम बनाइए फिर समझाते हैं। अब देखिए, जैसे अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चन होता है तो आपको अब क्या करना है, देखिए कंसेप्ट बिल्कुल वही होगा जो अभी हम लोग सेमी सर्कुलर डिस्क के कारण निकाले। फर्क सिर्फ इस बात का होगा कि वहाँ पर क्या करना होगा, लिमिट चेंज करना होगा। क्या करना होगा? लिमिट चेंज करना होगा। देखो YCM की बात करें तो इंटीग्रेशन YDM, और नीचे क्या होता है, इंटीग्रेशन DM, यही ना होता है, इंटीग्रेशन YDM और नीचे क्या होता है, इंटीग्रेशन DM। और लिमिट जो है, लिमिट इसका क्या होगा, यहाँ से देखिए जैसे ये बीच वाला मैदान साफ है ना, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच ही आपका डिस्क निकलेगा। जैसे यह जो ये रिंग निकलेगा, ऐसे ऐसे काटते जाएंगे तो R1 से R2 के बीच ही निकलेगा। तो इसका जो लिमिट होगा क्या बैठाएंगे, R1 से R2। क्या लिमिट करेंगे, R1 से R2। अब यहाँ पर लीजिए y का वैल्यू क्या पुट करेंगे, है ना, y का वैल्यू जैसे पुट करेंगे, ये जो एलिमेंट्री पार्ट जैसे लिए थे, तो क्या पुट करेंगे वहां पर, y का वैल्यू 2x अपॉन पाई। और dm साहब का वैल्यू क्या पुट करेंगे, dm का वैल्यू क्या पुट करेंगे, पाई x इंटू dx रो। तो यही दो चीज आपका मेन है, जिसमें इसमें अगर आपकी गलती नहीं होगी तो फिर क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। देख लीजिए फिर से एक बार, y का वैल्यू कितना पुट करेंगे, 2x अपॉन पाई, 2r अपॉन पाई था ना, मतलब वही हुआ कि जैसे मान लो कि फिर से अगर जैसे यहाँ से x लेंगे, एलिमेंट्री पार्ट लेंगे, तो चूंकि उसी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन है इसलिए अभी बताए हुए हम आपको। तो यहाँ पर क्या करना है, सीधा डायरेक्ट 2x अपॉन पाई ले लीजिए, और तरीका तो वही होगा। फिर यहाँ से एलिमेंट्री पार्ट मानिए, इसको ऐसे करिए, x डिस्टेंस पर लीजिए, dx लीजिए, लेकिन हम लोग अभी किए हुए हैं चूंकि, तो इसलिए डायरेक्ट यहाँ पर ले लेते हैं 2x अपॉन पाई, है ना। उसके बाद dm साहब कितना, पाई x dx रो, है ना। और नीचे इंटीग्रेशन dm, dm कितना हो जाएगा, पाई x dx रो। ये पाई पाई कट गया, 2 बाहर हो गया, रो बाहर हो गया, इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx हो गया, और लिमिट R1 से R2। और यहाँ पर देखिए पाई बाहर हो गया, रो बाहर हो गया, इंटीग्रेशन x dx, यहाँ भी R1 से R2। बोलो कोई तकलीफ है, रो कट गया, रो क्या हो गया, कट गया। अब यहाँ पर लिमिट को बैठाना है, डायग्राम हटा दें अब, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, अब तो फिर यहाँ डायग्राम का काम नहीं है, इसलिए इसको हटा देते हैं। और देखिए अब क्या हो गया, YCM कितना हो गया, बोलते चलिए 2x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन x क्यूब अपॉन, और लिमिट क्या होगा, R1 से R2। फिर देखिए पाई x dx है, यहाँ पर देखिए पाई तो बाहर है, x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट क्या होगा, R1 से R2, ठीक बात है। अब फिर यहाँ पर अंदर में जो भी कांस्टेंट टर्म है इसको क्या करना है,
बाहर निकालना है, 2/3 बाहर निकालिए, x³ बचा, R1 से R2। फिर यहाँ पर पाई, यहाँ तो बाहर है ही, अंदर में 2 है, इसको भी बाहर निकाल लीजिए। मिस्टेक से बचने के लिए ये सब काम जरूरी है। x² R1 से R2, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो साहब, 2/3 और ये उलट जाएगा तो 2/π हो गया ना ये। अब यहाँ देखो क्या तरीका होगा लिमिट बैठाने का, x क्या स्थान पर ऊपर वाला लिमिट, R2³ माइनस R1³। फिर क्या तरीका होगा, नीचे फिर लिमिट को पुट करना है, क्या करेंगे, R2² माइनस R1²। बोलो कोई तकलीफ है? बाकी तो इसमें कुछ कटने वाली बात नहीं दिख रही है, तो इसका यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा 4/3π कर लीजिए और यहाँ पर R2³ माइनस R1³ और नीचे R2² माइनस R1²। तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। और इसको एक बार हम ऊपर यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, कहीं नीचे कटने वाली बात हो तो। 4/3π R2³ माइनस R1³ और नीचे R2² माइनस R1²। बोलो इसमें कोई तकलीफ है? और इसका वेरिफिकेशन आप ऐसे कर सकते हो कि हाफ डिस्क का कितना आ रहा था, वाइसियम हाफ डिस्क का, सेमी सर्कुलर डिस्क का 4r/3π, 4r/3π। तो 4/3π तो है, ये है ना। R1 को जैसे 0 ले लोगे, देख लीजिए वही आंसर आपको मिल जाएगा। ये इसका वेरिफिकेशन हो गया। जैसे R1 का फैक्टर अगर हम 0 कर दें तो फिर जो है ये पूरा आपका ये आधा डिस्क आपका फिर अब कंप्लीट बन जाएगा। ये जो काटे थे वो खत्म हो गया। R1 को 0 कर, देख लो ये खत्म, ये खत्म, खाली R बचा, 4r/3π आ गया। आई बात समझ में? बोले इसमें कोई दिक्कत? ये क्लियर हो गया? तो इस तरह से इसको याद भी रखना है, हालांकि ये फॉर्मूला याद नहीं रखना है, 4r/3π उसको याद रखना है, ठीक है। तो अगर फ़ायदा हो रहा हो तो क्या करना है, हमारे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, जो बच्चे यूट्यूब पर देख रहे हैं, ठीक है। थैंक यू।